तो आज हम एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी के पहले बाब द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड पर बात कर रहे हैं। शुरुआत होती है तकरीबन 14 अरब साल पहले। सोचना भी अजीब है, यानी सारी कायनात, स्पेस, मैटर, एनर्जी, सब कुछ एक नुक्ते से भी खरबों गुना छोटी जगह में। जी बिल्कुल। और हालात इतने शदीद, इतने गर्म थे कि फितरत की जो बुनियादी कुव्वतें हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, वो सब एक थीं, यूनिफाइड। फिर हुआ बिग बैंग और कायनात ने तेजी से फैलना शुरू किया। अच्छा, और यहीं पर आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हाँ, जो ग्रेविटी की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है। और क्वांटम मैकेनिक्स जो बहुत छोटे ज़र्रात को डिस्क्राइब करती है, उनका जिक्र आता है। बिल्कुल। लेकिन मसला ये है, जैसा कि किताब में भी जिक्र है, कि ये दोनों थियोरीज आपस में कंपैटिबल नहीं है। नहीं है, खास तौर पर बिल्कुल शुरू में, यानी प्लैंक एरा के दौरान। प्लैंक एरा यानी कायनात की जिंदगी के पहले 10 टू द पावर -43 सेकेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल। इब्तदाई लम्हा कायनात इतनी छोटी और डेंस थी कि आप कह सकते हैं कि बड़े और छोटे का फर्क ही नहीं रहा था। हमें ठीक से नहीं मालूम कि उस वक्त फिजिक्स के लॉज क्या थे, लेकिन हमारा ख्याल है कि यहीं ग्रेविटी बाकी फोर्सेस से अलग हुई। ये वो पॉइंट है जहां ये दोनों थियरीज मिलनी चाहिए मगर मिलती नहीं। बिल्कुल। खैर, वक्त गुजरा, कायनात ठंडी हुई। और फिर बाकी फोर्सेस भी अलग होना शुरू हुई। जी, पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अलग हुई, फिर जो इलेक्ट्रोवीक फोर्स थी वो भी दो में बट गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये वो चार बुनियादी कुव्वतें बन गईं जिन्हें आज हम जानते हैं। इस दौरान कायनात कैसी थी? मतलब एक सूप की तरह? हाँ, एक तरह का बहुत ही गर्म सूप कह लें, जिसमें बुनियादी ज़र्रात थे, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, और बेतहाशा तवानाई थी फोटॉन्स की शक्ल में। और आइंस्टाइन की मशहूर मसावात E=mc² उस वक्त पूरी तरह अमल में थी। यानी एनर्जी से मैटर और एंटी मैटर के जोड़े बन रहे थे। जी हाँ, बन रहे थे और फौरन ही एक दूसरे से टकराकर फना हो रहे थे, वापस एनर्जी में बदलते हुए। ये अमल मुसलसल चल रहा था। ओहो, एंटी मैटर और ये क्वार्क्स, इनके नाम भी तो बड़े अजीब हैं। अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म्ड। हाँ, वो नाम तो खैर एक फिजिसिस्ट ने किताब से लिए थे। अच्छा, मगर अहम बात यह है कि किसी वजह से जो हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझते, मैटर थोड़ा सा ज्यादा बन गया एंटी मैटर के मुकाबले में। कितना ज्यादा? बहुत ही मामूली सा फर्क था। समझें कि हर 1 अरब एंटी मैटर जर्रात के लिए 1 अरब एक मैटर के जर्रात बने। 1 अरब में सिर्फ एक का फर्क? ये तो हाँ, लगता मामूली है, लेकिन ये फर्क कायनात के वजूद के लिए सबसे अहम साबित हुआ। वो कैसे? देखें, जैसे ही कायनात थोड़ी मजीद ठंडी हुई, यानी 1 सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में, क्वार्क्स ने मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाना शुरू कर दिए। ये जरा भारी पार्टिकल्स हैं जिन्हें हेड्रॉन्स कहते हैं। ठीक है। अब आया मैटर एंटी मैटर के फना होने का बड़ा मरहला, क्योंकि मैटर जरा सा ज्यादा था। तो जब 1 अरब मैटर और 1 अरब एंटी मैटर आपस में टकराकर फना हुए? बिल्कुल। तो हर अरब जोड़े में से एक मैटर पार्टिकल बच गया। ओह, तो ये जो बचा हुआ मादा था? जी, वही बचा हुआ मादा आज की कहकशाओं, सितारों, स्यारों और हम सब की बुनियाद बना। अगर वो असिमेट्री ना होती, वो फर्क ना होता, तो कायनात में सिर्फ फोटॉन्स होते, रोशनी ही रोशनी होती, मादा होता ही नहीं। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बन गए? तकरीबन 2 मिनट तक कायनात ठंडी होती रही, इतनी ठंडी कि अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में जुड़कर हल्के अनासिर के न्यूक्लियाई बना सकते थे। तो हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियाई बने, ज्यादातर हाइड्रोजन और कुछ हीलियम। कायनात की बुनियादी कंपोजिशन उसी वक्त तय हो गई। लेकिन एटम्स अभी नहीं बने थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी आजाद घूम रहे थे। कायनात अभी भी इतनी गर्म और डेंस थी कि रोशनी यानी फोटॉन्स उन आजाद इलेक्ट्रॉन से टकराकर बिखर जाती थी। कायनात ओपेक थी, आप आर पार नहीं देख सकते थे। ये कब तक चला? तकरीबन 380,000 साल तक। फिर दर्जा हरारत गिरकर कोई 3000 केल्विन तक आ गया।
इस दर्जा हरारत पर न्यूक्लियाई इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया और न्यूट्रल एटम्स बन गए। और जैसे ही एटम्स बने, इलेक्ट्रॉन्स कैद हो गए। तो फोटॉन्स आजाद हो गए। रोशनी अब बगैर टकराए सफर कर सकती थी। कायनात ट्रांसपेरेंट हो गई। अच्छा। और यही वो पहली रोशनी है जो आज हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB के तौर पर नजर आती है। ये कायनात की एक तरह की बेबी पिक्चर है। वाह। तो 380,000 साल बाद एटम बने और रोशनी आजाद हुई। उसके बाद अरबों साल तक ग्रेविटी का किरदार शुरू हुआ। जी हाँ, अब ग्रेविटी ने अपना काम दिखाना शुरू किया। उसने आहिस्ता आहिस्ता मादे को यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। गैस के बड़े बड़े बादल बने, वो सिकुड़ते गए और उनसे फिर कहकशाएं और उन कहकशाओं के अंदर सितारे बने। और जो बड़े सितारे थे उनके अंदर कुछ खास हुआ। बिल्कुल। जो बहुत मैसिव सितारे थे उनके कोर में दबाव और दर्जा हरारत इतना ज्यादा हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गई। हाइड्रोजन से हीलियम बना, फिर हीलियम से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ तक के आयरन जैसे भारी अनासिर भी बने। यानी वो तमाम एलिमेंट्स जिनसे आज दुनिया बनी है वो इन सितारों के अंदर बने। ज्यादातर भारी अनासिर, जी हाँ। तो ये जो कहते हैं कि वी आर स्टार डस्ट, ये लफ्जी तौर पर सच है? बिल्कुल सच है। हमारे जिस्म का हर एटम हाइड्रोजन के अलावा किसी न किसी सितारे की कोर में बना है। और फिर ये अनासिर बाहर कैसे आए? जब ये बड़े सितारे अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंचे तो वो एक जबरदस्त धमाके से फट गए, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। उस धमाके ने वो सारे बनाए हुए एलिमेंट्स पूरी कहकशा में फैला दिए। अच्छा। हमारी अपनी कहकशा मिल्की वे में भी ऐसा ही हुआ। और ऐसे ही एनरिच्ड गैस क्लाउड से कोई 9 अरब साल बाद हमारा सूरज और पूरा निजाम शमसी बना। और हमारी जमीन ये एक खास जगह पर बनी, गोल्डीलॉक्स जोन में। जी, खुशकिस्मती से जमीन सूरज से बिल्कुल मुनासिब फासले पर बनी। ना इतनी दूर कि पानी जम जाए, ना इतनी करीब कि उबल जाए। पानी लिक्विड हालत में रह सकता था। और यहीं फिर जिंदगी शुरू हुई। हाँ, किसी तरह। हमें ठीक से नहीं मालूम कैसे नॉन लिविंग केमिया से जिंदगी वजूद में आ गई। पहले बहुत सादा जानदार थे, एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर रहते थे और बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन खारिज करते थे। उन्होंने माहौल में ऑक्सीजन भर दी। जी। और इस ऑक्सीजन ने फिर एरोबिक लाइफ यानी ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाली जिंदगी के लिए रास्ता बनाया। कार्बन की वजह से जिंदगी में इतनी डाइवर्सिटी आई। लेकिन जिंदगी नाजुक भी रही है। वो एस्ट्रॉयड वाला वाकया? हाँ, 65 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉयड जमीन से टकराया। उसने डायनासोर्स की हुक्मरानी खत्म कर दी। और उससे मैमल्स को मौका मिला। बिल्कुल, मैमल्स को उभरने का मौका मिला और बिलाखिर इर्तिका के सफर में इंसान वजूद में आए। और फिर इंसानों ने साइंस के जरिए कायनात की इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश शुरू की। ये तो एक नाकाबिले यकीन कहानी है। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, इस सबसे पहले क्या था? बिग बैंग से भी पहले? ये वो सवाल है जहां हमारी मौजूदा फिजिक्स, हमारी समझ खत्म हो जाती है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट के पास आइडियाज हैं, बहुत दिलचस्प ख्यालात हैं, जैसे मल्टीवर्स का नजरिया, या कायनात का कुछ नहीं से बन जाना, या ये कि हम किसी सिमुलेशन का हिस्सा हैं। लेकिन इनका कोई सबूत नहीं है। नहीं, कोई ठोस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। ये अभी स्पेक्युलेटिव आइडियाज हैं। कुछ लोग इस लाइल्मी को मजहब या रूहानियत से जोड़ते हैं। लेकिन साइंस में तो ये मानना पड़ता है कि हम नहीं जानते, है ना? ये तो उस अमल का हिस्सा है। बिल्कुल। साइंस की खूबसूरती यही है कि वो लाइल्मी को तस्लीम करती है। ये हमें बताती है कि इल्म और नामालूम की सरहद हमेशा मौजूद रहती है और आगे बढ़ती रहती है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? जो हम यकीन से कह सकते हैं वो ये है कि कायनात का एक आगाज था, ये मुसलसल बदल रही है, इवॉल्व हो रही है, और ये कि हमारे जिस्म का हर एटम वो उसी बिग बैंग के लम्हे से शुरू हुआ और उन सितारों की भट्टियों में बना जो अरबों साल पहले जले और बुझ गए। वी आर स्टारडस्ट। इंडीड, वी आर स्टारडस्ट। किताब के उस खास हिस्से पर थोड़ी बात करते हैं, ऑन अर्थ एज इन द हेवंस। पहले मतलब ये ख्याल कितना आम था कि जमीन के कवानीन बिल्कुल अलग हैं। हाँ, और आसमान के वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ समझे जाते थे, एक अलग दुनिया। बिल्कुल। फिर न्यूटन आए और उन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी देकर कि भाई वही कुव्वत है जो सेब को नीचे खींचती है। वही कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द रखती है और तमाम प्लैनेट्स को सूरज के गिर्द। यहाँ तक कि हमारी अपनी गैलेक्सी में वो जो अरबों सितारे हैं उन्हें भी इकट्ठा रखती है। सच में कमाल की बात है ये। और ये जो यूनिवर्सैलिटी है ना, ये सिर्फ ग्रेविटी तक नहीं रुकती। जब पहली बार वो प्रिज्म से सूरज की रोशनी को तोड़ा गया, उसको एनालाइज किया गया, हाँ, वो स्पेक्ट्रम वाली बात। जी, तो उसमें वही केमिकल सिग्नेचर्स मिले जो हम यहाँ जमीन पर अपनी लैबोरेटरी में देखते हैं। वही हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सब कुछ। इससे तो ये साबित हो गया है कि फिजिक्स के जो बुनियादी उसूल हैं वो हर जगह, मतलब हर जगह एक जैसे हैं, चाहे यहाँ हो या 93 मिलियन माइल्स दूर सूरज पर। बिल्कुल। और एक और मजे की बात थी ना, उस स्पेक्ट्रम में एक नया एलिमेंट मिल गया था, हीलियम, जो यहाँ जमीन पर था ही नहीं उस वक्त। हाँ, उसका नाम ही सूरज के ग्रीक नाम हीलियोस पर रखा गया। सोचो, पहले सूरज पर दरियाफ्त हुआ, फिर बाद में जमीन पर मिला। कितना अजीब है ना ये। और ये कानून सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम तक नहीं है। हम जब बहुत दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं, अरबों लाइट ईयर्स दूर, उनके स्पेक्ट्रा भी वही केमिकल सिग्नेचर्स दिखाते हैं। वाकई इतनी दूर भी? जी हाँ, और सिर्फ जगह नहीं, वक्त में भी। जब हम बहुत दूर देखते हैं तो हम माजी में देख रहे होते हैं, तो अरबों साल पहले भी लॉज वही लग रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि शुरू में हेवी एलिमेंट्स कम थे यूनिवर्स में। अच्छा, वो तो बिग बैंग के बाद बने थे धीरे धीरे। एग्जैक्टली, लेकिन जो बुनियादी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो वैसे ही काम कर रहे थे। एक चीज है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये समझ लें एक फंडामेंटल नंबर है जो कंट्रोल करता है कि लाइट और मैटर कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के गिर्द कैसे रहते हैं। बेसिकली हर एलिमेंट का फिंगरप्रिंट। ओके। और हमने देखा है कि ये कांस्टेंट अरबों सालों से, जहां तक हम देख सकते हैं, चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, क्या ये हम मान नहीं रहे बस? मतलब स्पेस में तो ऐसी कंडीशंस हैं जैसे वो लाखों डिग्री गर्म प्लाज्मा क्लाउड्स या ब्लैक होल्स के करीब, जो हम यहाँ बना ही नहीं सकते। तो हम कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं कि लॉज वहाँ बिल्कुल वैसे ही हैं? नहीं, ये सिर्फ अजम्पशन नहीं है, इसके पीछे एविडेंस है। एक मिसाल है नेब्यूलियम की। बहुत पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने इंटरस्टेलर नेबुलाई में कुछ अजीब स्पेक्ट्रल लाइंस देखी जो किसी नोन एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो उन्होंने सोचा शायद कोई नया एलिमेंट मिल गया है, नाम रख दिया नेब्यूलियम। लेकिन काफी बाद में जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई, तब समझ आया कि वो दरअसल आम ऑक्सीजन ही थी। ऑक्सीजन? लेकिन वो अजीब लाइंस क्यों दे रही थी? क्योंकि स्पेस में डेंसिटी बहुत ही कम होती है, ऐसी कंडीशंस जो हम यहाँ लेबोरेटरी में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उन एक्सट्रीम लो डेंसिटी कंडीशंस में ऑक्सीजन के एटम्स ऐसे एनर्जी लेवल्स में जा सकते थे जो यहाँ पॉसिबल नहीं। तो कंडीशंस एक्सट्रीम थी, लेकिन ऑक्सीजन को गवर्न करने वाले फिजिक्स के लॉज वो वही थे। अच्छा, मतलब लॉज नहीं बदले, सिर्फ उनका मैनिफेस्टेशन बदल गया एक्सट्रीम कंडीशंस में। बिल्कुल, इसीलिए हम ये भी सोचते हैं कि अगर कभी हमें एलियंस मिल गए तो शायद सबसे अच्छा तरीका उनसे बात करने का साइंस की जुबान ही होगी, क्योंकि वो लॉज तो उनके लिए भी वही होंगे। पायोनियर और वॉयेजर क्राफ्ट्स में जो मैसेजेस भेजे गए हैं वो इसी सोच पर बेस्ड हैं। और फिर वो कॉन्स्टेंट्स भी तो हैं, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, जैसे बिग जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और सी स्पीड ऑफ लाइट। इनकी वैल्यू हमेशा हर जगह बिल्कुल सेम रहती है ना? जी हाँ, स्पीड ऑफ लाइट तो एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट है। कोई भी चीज जिसका मास है वो लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती। ये कोई टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है कि हम अभी इतने तेज नहीं जा सकते। ये कायनात का एक बुनियादी कानून है। समझ गया। ये तो ऐसी चीजें हैं जिन पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। हाँ, इन्हीं लॉज की बुनियाद पर तो हम कॉस्मोस को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन भी है। अच्छा, वो क्या? डार्क मैटर। हम ऑब्जर्व करते हैं कि गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स में जितनी ग्रेविटी होनी चाहिए उस हिसाब से मैटर नजर नहीं आता। सिर्फ 15% के करीब ही वो मैटर है जिसे हम देख सकते हैं, सितारे, गैस, धूल वगैरह। बाकी 85% ग्रेविटी का सोर्स गायब है।
मतलब हम देख नहीं सकते उससे? हाँ, हम उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स तो देखते हैं, लेकिन वो है क्या चीज़ ये हमें नहीं पता। वो रोशनी से इंटरैक्ट ही नहीं करती लगता है। हो सकता है वो कोई नए एग्जॉटिक किस्म के पार्टिकल्स हों, या फिर हो सकता है कि हमारे ग्रेविटी के लॉज जैसे न्यूटन के या शायद आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी भी बहुत बड़े कॉस्मिक स्केल्स पर थोड़े अधूरे हों, उन्हें मॉडिफाई करने की ज़रूरत हो। मतलब न्यूटन और आइंस्टाइन गलत थे? गलत नहीं, शायद इनकम्प्लीट। जैसे न्यूटन की लॉ आम हालात में बिल्कुल ठीक काम करती है, उसी से हम चांद पर गए। लेकिन जहाँ ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे ब्लैक होल्स के पास, वहाँ आइंस्टाइन की थ्योरी ज्यादा बेहतर काम करती है। और मजे की बात, नॉर्मल कंडीशंस में आइंस्टाइन की इक्वेशंस वापस न्यूटन जैसी ही बन जाती हैं। अच्छा, तो हो सकता है डार्क मैटर के लिए कोई और मॉडिफिकेशन जरूरी हो लॉज में? ये एक पॉसिबिलिटी है जिस पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो देखें, ये लॉज कितने पावरफुल हैं कि इन पर हम रोजमर्रा जिंदगी में भी डिपेंड करते हैं। मुझे वो रेस्टोरेंट वाला वाकया याद आ गया। हाँ, क्या हुआ था? वही, मैंने हॉट कोको मंगवाया, उस पर व्हिप क्रीम नहीं थी। वेटर से पूछा तो कहता है वो डूब गई है अंदर। मैंने कहा भाई, या तो तुमने डाली नहीं या तुम्हारे रेस्टोरेंट में फिजिक्स अलग चलती है। फिर उसने डाल के दिखाई तो वो तो ऊपर ही तैर रही थी। बॉयंसी के लॉज थोड़ी बदल जाएंगे। हल्की सी हंसी। बिल्कुल सही। लॉज तो लॉज हैं। खैर, तो पॉइंट ये है कि इन्हीं यूनिवर्सल लॉज की वजह से हम इस पूरी कायनात को, कॉस्मोस को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वो डार्क मैटर वाला सवाल फिर भी अपनी जगह रहता है। अगर हम 85% ग्रेविटी पैदा करने वाली चीज को ही नहीं जानते, तो क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारे फिजिकल लॉज वाकई में यूनिवर्सल हैं, या वो सिर्फ उस 15% के लिए हैं जो हमारी समझ में आता है? ये एक अहम नुक्ता है जिस पर सोचना चाहिए। के चैप्टर 3 लेट देयर बी लाइट पर। बिग बैंग के फौरन बाद कायनात का तो बस एक ही काम था, फैलना। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे वो फैल रही थी, तवानाई की जो शिद्दत थी वो कम होती जा रही थी। कायनात ठंडी हो रही थी, मध्यम पड़ रही थी। हाँ, ठंडी और मध्यम। और ये आप यूं समझे तकरीबन 3,80,000 साल तक चला। इस पूरे अरसे में कायनात एक तरह का धुंधला सूप थी, समझे। धुंधला सूप, अच्छा। हाँ, मतलब मादा और तवानाई आपस में बिल्कुल मिले हुए थे और आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स थे। वो रोशनी के जर्रात यानी फोटॉन्स को इधर उधर भटका रहे थे। अच्छा, तो रोशनी सीधा नहीं चल सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर तरफ बिखर जाती थी, जैसे कहर में होता है। तो उस वक्त आप कायनात के आर पार नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो फिर ये रोशनी आजाद कब हुई? मतलब ये धुंध कैसे छटी? ये तब हुआ जब कायनात ठंडी होती गई और उसका दर्जा हरारत गिरकर 3000 केल्विन से नीचे चला गया। 3000 केल्विन, अच्छा खासा ठंडा हो गया होगा तब तक। जी, तो इस दर्जा हरारत पर इलेक्ट्रॉन्स इतने सुस्त हो गए कि प्रोटॉन उन्हें पकड़ सके, एटम बन गए। ओ, एटम बन गए। जी, और जैसे ही एटम बने, वो जो फोटॉन्स भटक रहे थे वो आजाद हो गए। आजाद हो गए। और फिर वो कायनात में बगैर किसी रुकावट के सीधा सफर करने लगे। और यही फोटॉन्स, क्या यही वो हैं जिन्हें आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं? बिल्कुल वही। ये समझें कि वो जो शुरू की शदीद गर्म कायनात थी ना, ये उसकी बची खुची रोशनी है। वाह। और जैसे जैसे कायनात फैली, ठंडी हुई, तो ये जो नजर आने वाली रोशनी के फोटॉन्स थे, ये कमजोर पड़ते गए। पहले इंफ्रारेड बने, इंफ्रारेड। और आज जब कायनात अपनी शुरुआत से कोई 1000 गुना फैल चुकी है, तो ये और कमजोर होकर माइक्रोवेव्स बन गए हैं। माइक्रोवेव्स, तभी इसका नाम माइक्रोवेव बैकग्राउंड है। जी हाँ, और आज इनका दर्जा हरारत बहुत ही कम, सिर्फ 2.725 केल्विन रह गया है। यानी बिग बैंग की वो शदीद गर्मी अब सिर्फ 2.7 केल्विन। लेकिन है अभी भी। ये हैरानकुन बात है। क्या किसी ने अंदाजा लगाया था इसका पहले? हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। 1940 की दहाई में जॉर्ज गैमाओ और उनके साथियों ने जॉर्ज लेमाइट्रे के काम को आगे बढ़ाते हुए इसकी पेशेनगोई की थी। अच्छा। जी, और फिर 1948 में रैल्फ ऑल्पर और रॉबर्ट हर्मन, उन्होंने तो हिसाब लगाकर दर्जा हरारत भी बता दिया था, तकरीबन 5 केल्विन। 5 केल्विन। और असल निकला 2.7।
काफी करीब थे। बहुत करीब। ये इंसानी ज़हानत की एक, आप कहें, ज़बरदस्त मिसाल थी कि आप सिर्फ थियोरी की बुनियाद पर इतनी बड़ी पेशन गोई कर दें। वाकई, लेकिन यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है कि ये मिला हादसाती तौर पर। बिल्कुल, ये 1964 की बात है। बेल लैब्स में 2 साइंटिस्ट थे, आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन। वो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन पर काम कर रहे थे। तो उन्हें अपने एंटेना में हर वक्त, हर सिमत से एक हल्की सी मुस्तकिल किस्म की नॉइज, एक शू शू सी सुनाई दे रही थी। हर तरफ से? जी, हर तरफ से। वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने सोचा कोई मशीन में खराबी है, एंटेना में गड़बड़ है। उन्होंने वो कबूतरों की बीट तक साफ की एंटेना से। ये भी क्या? जी, कि शायद इस वजह से हो, लेकिन वो आवाज, वो नॉइस वहीं की वहीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कायनात की पैदाइश की बाज़गश्त है। और इसी वक्त दूसरी तरफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट डिके की टीम उसे ढूंढने की तैयारी कर रही थी। बिल्कुल, वो बाकायदा मंसूबा बना रहे थे उसे तलाश करने का। और जैसे ही उन्हें पेंजियस और विल्सन की दरियाफ्त का पता चला, वो फौरन समझ गए कि ये वही है। जी, कि ये वही सीएमबी है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। पेंजियस और विल्सन को तो खैर 1978 में नोबेल इनाम भी मिला उस पर। मिला तो ठीक, लेकिन असल काम तो थ्योरी वालों का था, जिन्होंने पेशीनगोई की थी। हाँ, वो तो है, लेकिन दरियाफ्त तो दरियाफ्त होती है। बाद में फिर जॉन मैदर और जॉर्ज स्मूथ को भी नोबेल मिला 2006 में। उन्होंने कोबे सैटेलाइट से सीएमबी का बहुत तफसीली नक्शा बनाया। अच्छा, कोबी सैटेलाइट? जी, और उसने कॉस्मोलॉजी को एक, आप कहें, प्रिसिजन साइंस बना दिया। मतलब बहुत ठोस बुनियादों पर उस्तवार कर दिया। तो ये सीएमबी इतना अहम क्यों है आखिर? मतलब ठीक है, बिग बैंग की बची हुई रोशनी है, लेकिन इससे हमें पता क्या चलता है? बहुत कुछ। एक तो ये कि रोशनी को हम तक आने में वक्त लगता है। तो जब हम दूर देखते हैं, हम असल में माजी में देख रहे होते हैं। सही। तो सीएमबी हमें कायनात की तस्वीर दिखाता है जब वो सिर्फ कोई 3,80,000 साल की थी, बहुत छोटी उम्र की। कायनात की बेबी फोटो। हाँ, कह सकते हैं। और हम दूर की गैलेक्सियों में कुछ खास मॉलिक्यूल्स जैसे साइनोजन को देखकर ये कंफर्म भी कर सकते हैं कि हाँ, माजी में कायनात वाकई ज्यादा गर्म थी। अच्छा, ये बिग बैंग मॉडल को सपोर्ट करता है। बिल्कुल, और ये सीएमबी वो आखिरी सतह है जहां से फोटॉन्स आजाद हुए थे। इससे पहले सब धुंधला था। सरफेस ऑफ लास्ट स्कैटर। जी, और दूसरी अहम बात यह है कि ये सीएमबी बिल्कुल हमवार, बिल्कुल यकसा नहीं है। अच्छा, इसमें फर्क है? बहुत मामूली सा। कोबे और उसके बाद के जो मिशन थे, वेब मैप और प्लैंक, उन्होंने दिखाया कि इसने दर्जा हरारत के बहुत हल्के हल्के उतार चढ़ाव हैं। कहीं जरा सा ज्यादा गर्म, कहीं जरा सा ठंडा। नन्हे नन्हे धब्बे। जी, और इन धब्बों का पैटर्न, उनका मुताला करना, ये हमें बताता है कि शुरू की कायनात में मादा कैसे फैला हुआ था। कशिश सकल यानी ग्रेविटी कितनी थी, मादा कैसे इकट्ठा होना शुरू हुआ, जिससे बाद में सितारे और कहकशाएं बनी। यानी इन धब्बों में कायनात की पूरी कहानी छुपी है। एक तरह से जी, इन पैटर्न्स को देखकर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कायनात में आम मादा कितना है, जिससे हम और आप, सितारे, सैयारे बने हैं। और वो पुरस्रार चीजें भी, डार्क मैटर। हाँ, डार्क मैटर कितना है, वो मादा जो ग्रेविटी तो रखता है लेकिन रोशनी से कोई लेना देना नहीं रखता। और डार्क एनर्जी, जिसका आजकल बहुत चर्चा है। बिल्कुल, और डार्क एनर्जी कितनी है, वो नामालूम कुव्वत जो ग्रेविटी के उल्ट काम कर रही है और कायनात के फैलाव को तेज कर रही है। कमाल है। यानी एक पुरानी रोशनी के नक्शे से हमें कायनात के पूरे अज्जा का हिसाब मिल जाता है। जी, ये सीएमबी का मुताला ही था जिसने कॉस्मोलॉजी को किस्से कहानियों से निकालकर एक बाकायदा जदीद साइंस बनाया। ये कायनात के माजी को समझने की एक खिड़की है। लेकिन इस खिड़की से ये भी तो नजर आया कि कायनात का ज्यादातर हिस्सा, कोई 95% ऐसी चीजों से बना है जिनका हमें पता ही नहीं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हाँ, यही तो सितम ज़रीफ़ी है। सीएमबी ने हमें कायनात के बारे में बहुत कुछ सिखाया, हमारी समझ को बहुत गहरा किया, लेकिन साथ ही ये भी दिखा दिया कि हम कितना कम जानते हैं। तो हम कायनात के काम करने का तरीका तो समझ गए एक हद तक। जी, बुनियादी उसूल वो समझ आ गए, लेकिन वो किन चीज़ों से बनी है, उसके असल अज्जा क्या हैं, ये अब भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम चैप्टर 4 देख रहे हैं, बिटवीन द गैलेक्सीज, यानी कहकशाओं के दरमियान की दुनिया।
आमतौर पर लगता है कि गैलेक्सीज के बीच में बस खाली जगह है, लेकिन ये कितनी खाली है असल में? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले मतलब लोग यही समझते थे कि कुछ खास नहीं है वहाँ, मगर अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है, खास तौर पर अलग-अलग लाइट बैंड्स देखने वाले टेलीस्कोप्स, अच्छा। जी, और हमारी थियरीज, वो बताती हैं कि ये जगह खाली बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी चीजें हैं जो फौरन नजर नहीं आती हैं। सही। हम जानते हैं कि तकरीबन 100 अरब गैलेक्सीज हैं, हमारी अपनी मिल्की वे, फिर वो मैजेलिनिक क्लाउड्स, एंड्रोमेडा। इनके नाम भी कितने पुराने, जैसे मिल्की वे, क्लाउड्स, इसमें सितारों का जिक्र ही नहीं। बिल्कुल, टेलीस्कोप से पहले के नाम है ये। लेकिन हाँ, इन गैलेक्सीज के दरमियान, जैसा आपने पूछा, वहाँ बहुत कुछ है, जैसे कि छोटी-छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज। ड्वार्फ गैलेक्सीज? हाँ, ये शायद बड़ी गैलेक्सीज से तादाद में 10 गुना ज्यादा हैं, लेकिन ये इतनी मध्यम होती हैं और सितारे इतने बिखरे होते हैं कि इन्हें ढूंढना मुश्किल काम है। अच्छा, तो ये इतनी आम है? मिल्की वे के पास भी तो अब काफी मिल गई है ना? पहले तो चंद ही पता थी। जी हाँ, दर्जनों मिल चुकी हैं अब। अक्सर तो ये बड़ी गैलेक्सीज के गिर्द घूमती रहती हैं, जैसे सैटेलाइट्स, लेकिन इसमें खतरा भी है। खतरा? कैसा खतरा? वो बड़ी गैलेक्सी की ग्रेविटी इन्हें अपनी तरफ खींचती है और टाइम के साथ साथ वो इन्हें निगल जाती है। जैसे अपनी मिल्की वे ने सेजिटेरियस ड्वार्फ को खा लिया। मजाक में लोग उसे लंच कहते हैं। अच्छा। और जहां गैलेक्सीज के जुर्मट होते हैं, क्लस्टर्स, वहां क्या होता है? वहां तो शायद कोलिजन्स, टकराव वगैरह ज्यादा होते होंगे। बिल्कुल सही। क्लस्टर्स में तो ये आम बात है। गैलेक्सीज टकराती हैं, उनकी शेप्स बिगड़ जाती हैं, फिर नए सितारों के बनने का प्रोसेस तेज हो जाता है। और इस चक्कर में लाखों करोड़ों सितारे अपनी गैलेक्सी से बाहर निकल जाते हैं, स्पेस में बिखर जाते हैं। अच्छा, बेघर सितारे। हाँ, बेघर सितारे, रनअवे स्टार्स। कुछ तो मिलकर शायद नई ड्वार्फ गैलेक्सीज बना लेते हैं, बाकी बस आवारा फिरते रहते हैं। एक अंदाजा ये भी है कि शायद जितने सितारे गैलेक्सीज के अंदर है ना, हाँ, उतना ही बाहर भी हो सकते हैं। वाकई इतने ज्यादा? इसका कोई प्रूफ है? एक प्रूफ वो सुपरनोवाज हैं, यानी सितारों के धमाके। ये ऐसी जगहों पर भी देखे गए हैं जहां दूर दूर तक कोई गैलेक्सी नजर नहीं आती। तो ये उन्हीं बेघर सितारों के धमाके हो सकते हैं। वहां लाखों डिग्री गर्म गैस है, बहुत ज्यादा गर्म, इतनी कि वो एक्सरेज में चमकती है। एक्सरेज में? जी, और इस गैस का जो टोटल मास है ना, वो क्लस्टर की सारी गैलेक्सीज के मिले हुए मास से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है, शायद 10 गुना तक। 10 गुना ज्यादा मास सिर्फ गैस का? हैरान की बात है। और वेट, इससे भी ज्यादा, शायद मजीद 10 गुना ज्यादा, वहां वो चीज है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। अच्छा, डार्क मैटर, जो नजर नहीं आता लेकिन ग्रेविटी है उसकी। बिल्कुल। तो अगर हम रोशनी के बजाय मास को देख पाते, तो ये गैलेक्सीज एक बहुत बड़े ग्रेविटेशनल ब्लॉब या धुंध में बस छोटे छोटे नुक्तों जैसी दिखती। वाह, ये तो पूरी पिक्चर ही बदल देता है। एक और चीज सुनी थी, फेंट ब्लू गैलेक्सीज, ये क्या थी? हाँ, ये एक मिस्ट्री है। जब यूनिवर्स की एज आज से आधी थी, तब ये फेंट ब्लू गैलेक्सीज बहुत कॉमन थी। दूर थी, नीली इसलिए कि नए गर्म सितारे बन रहे थे उनमें। तो अब कहाँ है वो? यही तो सवाल है, अब नजर नहीं आती। क्या उनके सितारे खत्म हो गए, या वो आज की ड्वार्फ गैलेक्सीज बन गईं, या फिर बड़ी गैलेक्सीज ने उन्हें भी लंच कर लिया? पता नहीं अभी तक। तो इतनी दूर की चीजों का, इन गैस क्लाउड्स का या ड्वार्फ गैलेक्सीज का पता कैसे चलता है फिर? एक इंपॉर्टेंट टूल है क्वाइजार्स। ये बहुत बहुत दूर की गैलेक्सीज के सुपर ब्राइट सेंटर्स हैं। इनकी लाइट हम तक अरबों साल ट्रैवल करके आती है। ठीक। जब हम इस लाइट का स्पेक्ट्रम एनालाइज करते हैं, तो बीच में जो गैस क्लाउड्स आते हैं ना, हाइड्रोजन के, उनके निशान रह जाते हैं स्पेक्ट्रम में। इससे पता चलता है कि ये क्लाउड्स पूरी कायनात में फैले हुए हैं। अच्छा, यानी क्वाज़ार लाइट एक तरह से प्रोब का काम करती है। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, वो भी इसी से रिलेटेड है। कभी-कभी क्वेज़ारे की लाइट जब आ रही होती है, तो रास्ते में कोई भारी चीज आ जाती है, जैसे कोई डिम गैलेक्सी या डार्क मैटर का क्लम्प, तो उसकी ग्रेविटी लाइट को मोड़ देती है।
लेंस की तरह काम करती है। इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग से क्वेजार की इमेज या तो बड़ी हो जाती है या डिस्टॉर्ट हो जाती है या फिर एक से ज़्यादा इमेजेस बन जाती हैं। ये बेसिकली हमें दूरबीन की तरह काम देता है, दूर की चीज़ों को देखने में मदद मिलती है। मतलब ये जगह काफी एक्टिव है, लेकिन सर्दी और वैक्यूम के अलावा क्या ये डेंजरस भी है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। वहाँ बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स घूम रहे हैं जिन्हें कॉस्मिक रेस कहते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? जो करीब करीब लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। कितनी एनर्जी होती है इनमें? इनकी एनर्जी हमारे ज़मीन पर जो सबसे बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं ना, उनसे भी लाखों गुना ज़्यादा हो सकती है। लाखों गुना? ये आते कहाँ से हैं? यही तो मिस्ट्री है। इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है इन्हें? ये अभी तक एक बड़ा पजल है। और शायद सबसे अजीब चीज जो इस खाली जगह में है, वो वैक्यूम एनर्जी है। यस, वैक्यूम एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जो बिल्कुल खाली स्पेस है ना, वो भी असल में खाली नहीं। वहाँ हर वक्त वर्चुअल पार्टिकल्स और उनके एंटी पार्टिकल्स के जोड़े बन रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। बन रहे हैं और खत्म हो रहे हैं खुद ब खुद? जी, क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से। और इस कांस्टेंट एक्टिविटी से एक एनर्जी पैदा होती है। ये एनर्जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेविटी के खिलाफ काम करती है, एक आउटवर्ड प्रेशर डालती है। ग्रेविटी के खिलाफ? जी, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि शायद जो हम यूनिवर्स का एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन देख रहे हैं, जिसे हम डार्क एनर्जी एट्रीब्यूट करते हैं, वो शायद इसी वैक्यूम एनर्जी का नतीजा हो। तो ये बिटवीन द गैलेक्सीज वाली जगह तो असल में कहानी का मरकज हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। यानी ये खाली नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एक्टिव, डायनामिक जगह है। और कायनात को समझने के लिए जो अहम क्लूज हैं, वो शायद यहीं छुपे हुए हैं। यानी कि जो बड़े-बड़े कॉस्मिक प्रोसेसेस हैं, वो शायद गैलेक्सीज के अंदर नहीं बल्कि इनके बीच की इन वीरान जगहों में हो रहे हैं। हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि शायद कायनात को शेप देने वाले सबसे फंडामेंटल प्रोसेसेस जैसे वैक्यूम एनर्जी का इफेक्ट या गैलेक्सी कोलिजन्स के बाद क्या होता है, इन्हीं इंटरगैलेक्टिक विल्डरनेसेस में चल रहे हों, गैलेक्सीज के चमकते शहरों से दूर। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 की, डार्क मैटर। ये सीधा उस फोर्स की बात करता है जो हम सबसे ज्यादा जानते हैं, शायद ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी। न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, सब ने इसे मैटर और एनर्जी से जोड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ। बिल्कुल, सवाल ये है कि जब हम यूनिवर्स में टोटल ग्रेविटी मेजर करते हैं ना, तो उसका आप समझे कोई 85% हिस्सा ऐसी चीजों से आता है जो हमारे नोन मैटर या एनर्जी से इंटरैक्ट ही नहीं करती। 85%? हाँ, हम इसे डार्क मैटर कहते हैं, लेकिन असल में ये नाम बस एक प्लेस होल्डर है। हमें 1937 से जब फ्रिट्ज ज़्विकी ने पहली बार इस मिसिंग मास की बात की थी, तब से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। ओके, 1937, ज़्विकी, उन्होंने कोमा क्लस्टर में क्या देखा था ऐसा? तो उन्होंने देखा कि उस क्लस्टर में जो गैलेक्सीज हैं, वो इतनी तेजी से घूम रही थीं कि अगर सिर्फ वो मैटर होता जो हमें नजर आ रहा है, उसकी ग्रेविटी तो उन्हें रोक ही नहीं सकती थी। क्लस्टर को तो कब का बिखर जाना चाहिए था। तो वो रुकी हुई थी? हाँ, और क्लस्टर तो अरबों साल पुराना है। इसका मतलब वहाँ कोई बहुत ज्यादा अनसीन मैस है जो उसे पकड़ के रखा हुआ है। वाह, और ये सिर्फ कोमा क्लस्टर की बात नहीं थी फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। 70s में वेरा रूबिन ने स्पाइरल गैलेक्सीज को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि गैलेक्सी के जो बिल्कुल बाहर के सितारे हैं ना, हाँ, जहां मैटर कम होना चाहिए, एग्जैक्टली। वो भी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से ऑर्बिट कर रहे थे, ऐसी जगह जहां विजिबल मैटर बहुत ही कम था। तो इससे वो डार्क मैटर हेलोज का कॉन्सेप्ट आया कि शायद गैलेक्सीज एक बड़े से इनविजिबल हेलो के अंदर है। हेलोज मतलब एक गैर मरी गिलाफ जैसा? कुछ ऐसा ही। और अगर एवरेज निकालें तो यूनिवर्स में विजिबल मैटर से 6 गुना ज्यादा डार्क मैटर की ग्रेविटी मौजूद है। 6 गुना ज्यादा? अच्छा, तो ये है क्या आखिर? मतलब क्या ये वैसा ही मैटर है जो हम जानते हैं, बस दिखता नहीं, जैसे ब्लैक होल्स हों या क्या कहते हैं, आवारा प्लैनेट्स या ठंडे गैस क्लाउड्स? रिसर्च के मुताबिक तो ऐसा नहीं लगता। देखें, इतने सारे ब्लैक होल्स होते तो हम उन्हें डिटेक्ट कर लेते। क्लाउड्स अगर होते तो वो रोशनी पे असर डालते, अब्जॉर्ब करते, स्कैटर करते। सही। और प्लैनेट्स में
सितारों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा मास होना, ये स्टैटिस्टिकल तौर पर बहुत अनलाइकली लगता है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग दलील आती है बिग बैंग के बाद बनने वाले एलिमेंट्स से। हाइड्रोजन और हीलियम की रेशो से। तो आज यूनिवर्स में हीलियम की मिकदार बहुत बहुत ज्यादा होती जितनी हम ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस से इंटरैक्ट नहीं करता। एग्जैक्टली, ये ऑर्डिनरी मैटर नहीं है। ओके, तो अगर ये ऑर्डिनरी मैटर नहीं है, लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता, न्यूक्लियर फोर्सेस से इंटरैक्ट नहीं करता, तो फिर ये करता क्या है? सिर्फ ग्रेविटी बस। अभी तक तो यही सबूत है। हाँ, इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंटरैक्ट करते हुए नहीं पाया गया। ये रोशनी ना अब्जॉर्ब करता है, ना निकालता है, न रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इसकी ग्रेविटी के असरात बिल्कुल रियल हैं। तो ये वो पुराने ईथर जैसा नहीं है जो सिर्फ एक ख्याल था? नहीं नहीं, ईथर तो एक फेल्ड आइडिया था मीडियम्स का। डार्क मैटर का वजूद उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से डिड्यूस किया गया है, बिल्कुल वैसे जैसे हम एक्सोप्लैनेट्स को उनके होस्ट स्टार्स पर उनके ग्रेविटेशनल पुल से डिस्कवर करते हैं। हम प्लैनेट को नहीं देखते, उसके असर को देखते हैं। समझ गया। लेकिन फिर इसकी इतनी अहमियत क्यों है? अगर हमें पता ही नहीं ये क्या है, हम इसे डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है। इसके बगैर हम ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि यूनिवर्स में ये जो इतने बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, गैलेक्सीज, गैलेक्सी क्लस्टर्स, ये बने कैसे। बिग बैंग के बाद? हाँ, बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा था तेजी से। ग्रेविटी चीजों को इकट्ठा करना चाह रही थी, एक्सपेंशन उन्हें अलग कर रहा था। अगर सिर्फ वो 15% ऑर्डिनरी मैटर की ग्रेविटी होती तो वो एक्सपेंशन के मुकाबले में काफी नहीं थी। वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि मैटर को खींचकर गैलेक्सीज और क्लस्टर्स बना सकती। तो स्ट्रक्चर्स बनने के लिए एक्स्ट्रा ग्रेविटी चाहिए थी। वही, स्ट्रक्चर्स बनने के लिए डार्क मैटर की वो 6 गुना एक्स्ट्रा ग्रेविटी जरूरी थी, और ये उतनी ही है जितनी हम आज मेजर करते हैं। तो ये हमारा फ्रेनेमी है, जैसे किताब में कहा गया है। परेशान करता है कि हम जानते नहीं ये क्या है, लेकिन इसके बिना यूनिवर्स को समझना नामुमकिन सा लगता है। फ्रेनेमी, अच्छा लफ्ज है इसके लिए। तो फिर साइंटिस्ट इसे ढूंढ कैसे रहे हैं? क्या तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं? वेल, पार्टिकल फिजिसिस्ट्स का ज्यादातर ख्याल है कि ये शायद किसी किस्म के नए अनडिस्कवर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो ग्रेविटी के अलावा शायद किसी और फोर्स से भी इंटरैक्ट करते हों, लेकिन बहुत बहुत कमजोर तरीके से। वीकली इंटरैक्टिंग। हाँ, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स या विम्प्स कहते हैं कुछ थियोरीज में। तो कोशिशें हो रही हैं। बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में, जैसे सर्न में है, वहां कोशिश कर रहे हैं कि हाई एनर्जी कोलिजन्स में ये पार्टिकल्स बनाए जा सकें। और डिटेक्ट करने की कोशिश? उसके लिए जमीन के नीचे बहुत गहरी लैब्स बनाई गई हैं। वहां इन्हें डायरेक्ट डिटेक्ट करने की कोशिश होती है, इतनी गहराई में, इसलिए ताकि ऊपर से आने वाली कॉस्मिक रेज का शोर ना हो जो सिग्नल को मास्क कर सकता है। जैसे न्यूट्रिनोज डिटेक्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। न्यूट्रिनोज भी हमारे बीच से गुजरते रहते हैं बिना इंटरैक्ट किए, लेकिन खास बड़े सेंसिटिव डिटेक्टर से उन्हें पकड़ा जा सकता है। तो उम्मीद यही है कि शायद डार्क मैटर के पार्टिकल्स भी कभी ऐसे ही किसी डिटेक्टर में कोई निशान छोड़ दें। तो खुलासा यह है कि डार्क मैटर के असरात तो हम देख रहे हैं, बिल्कुल रियल हैं। यूनिवर्स की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर इसके बिना समझ नहीं आती, लेकिन ये असल में है क्या, ये अभी तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री। हाँ, और सवालात बहुत हैं। क्या ये किसी ऐसी नई फोर्स के जरिए इंटरैक्ट करता है जिसका हमें इल्म ही नहीं, या हमारी जानी पहचानी फोर्सेस से ही, मगर इतने कमजोर तरीके से कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अभी उसे पकड़ नहीं पा रहे? या फिर क्या ये मैटर है भी या नहीं? क्या ये किसी और डायमेंशन से आने वाली ग्रेविटी का असर है? क्या हम किसी पैरेलल यूनिवर्स की ग्रेविटी महसूस कर रहे हैं जो हमारे साथ ही इसी स्पेस में मौजूद है, किसी मल्टीवर्स का हिस्सा? ये सब फिलहाल स्पेक्युलेशन है, सोचने की बात है। किताब के बाब 6 का जायजा लेते हैं। मौजू है तारीक तवनाई, यानी डार्क एनर्जी। हमने इस किताब के पिछले अब्वाब पर भी बात की है। जी हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मौजू है। हाल ही में, मतलब पिछली कुछ दहाइयों में, ये बात सामने आई है कि खला में ना एक अजीब सी कुव्वत है, या शायद दबाव। बिल्कुल।
जो कशिशे सकल यानी ग्रेविटी के बिल्कुल उलट काम कर रही है। जी, और ये बड़ी अजीब बात है। इसे आप एक किस्म की मनफी कशिश शकल समझ सकते हैं, और यही चीज मुस्तकबिल में कायनात के फैलाव को और तेज कर देगी। ओह, और इसका ताल्लुक जाता है सीधा आइंस्टाइन तक, 20वीं सदी के आप कह लें सबसे हैरानकुन तस्वुरात में से एक। आइंस्टाइन, उनका तरीका तो बिल्कुल अलग था ना। वो तो थ्योरिस्ट थे, सिर्फ सोच से, थॉट एक्सपेरिमेंट से कायनात को समझने की कोशिश करते थे। बिल्कुल सही। उनकी कमाल की इमेजिनेशन थी। वो रियाजी और अपनी सोच की गहराई से फितरत के असूल समझने की कोशिश करते थे। अच्छा, उनका 1916 का अमूमी नज़रिया इजाफियत यानी जनरल रिलेटिविटी या जीआर उसी गहरी सोच का नतीजा है, और ये नज़रिया कमाल का है। ये बताता है कि कशिश शकल कैसे काम करती है, चीज़ें कायनात में कैसे हरकत करती हैं। उसने तो सब कुछ बदल दिया होगा ना। हाँ बिल्कुल, हमारा कायनात को देखने का अंदाज ही बदल गया। और जीआर की एक बहुत बड़ी पेशगोई थी, कशिश सकली लहरें, ग्रेविटेशनल वेव्स। जी हाँ, खिला और वक्त के ताने बाने में लहरें, और उन्हें दरियाफ्त करने में 100 साल लग गए। 100 साल? ये वाकई एक तारीखी लम्हा था। 2016 में लाइगो ने इन्हें पहली बार बराह रास्त महसूस किया। लाइगो? अच्छा, वो ऑब्जर्वेटरी। जी, और ये लहरें पैदा हुई थीं 13 अरब साल पहले, 2 ब्लैक होल्स के टकराने से। जरा सोचें। 1 अरब 3 करोड़ साल। जी, इतने पुराने वाक़े की गूंज हम तक पहुंची। ये आइंस्टाइन के नजरिए की एक जबरदस्त तस्दीक थी। वो जो कहते हैं ना, मैटर टेल्स स्पेस हाउ टू कर्व, स्पेस टेल्स मैटर हाउ टू मूव। वाह, तो आइंस्टाइन ने जब जीआर बनाया तब तो वो समझते थे कि कायनात साकिन है, स्टैटिक। हाँ, इस वक्त यही ख्याल आम था। तो एक साकिन कायनात के मॉडल के लिए उन्हें अपनी मसावात में एक चीज डालनी पड़ी, लैम्डा, यानी कायनाती मुस्तकिल। लैम्डा, इसका काम था ग्रेविटी को काउंटरएक्ट करना। बिल्कुल, ताकि कायनात ना फैले ना सिकड़े, एक तवाजुन रहे। लेकिन फिर एडविन हबल आ गए। जी, 1929 में हबल ने दिखाया कि गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं, और जो जितनी दूर है उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। मतलब कायनात फैल रही है। हाँ, और ये दरियाफ्त आइंस्टाइन के लिए झटका था। उन्होंने फौरन लैम्डा को अपनी मसावात से निकाला और उसे अपनी सबसे बड़ी गलती, बिगेस्ट ब्लंडर कहा। तो लैम्डा को गलती मान लिया गया, कहानी खत्म। नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया मोड़ आया। 1998 में। अच्छा, क्या हुआ 1998 में? 2 अलग-अलग टीमें थीं, परलमटर, श्मिट, रिएज और उनके साथी। वो बहुत दूर के सुपरनोवा को देख रहे थे। सुपरनोवा? यानी सितारे के धमाके? जी, खास किस्म के सुपरनोवा, टाइप IA। इन्हें म्यारी शमाएं या स्टैंडर्ड कैंडल्स कहते हैं। स्टैंडर्ड कैंडल्स? क्यों? क्योंकि उनकी अपनी असल चमक, इंट्रिंसिक ब्राइटनेस, हमेशा एक जैसी होती है। तो अगर वो मध्यम नजर आए मतलब वो ज्यादा दूर हैं, अगर रोशन नजर आए तो करीब हैं। फासला नापने का एक जबरदस्त तरीका। ठीक, तो उन टीमों ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये दूर दराज के सुपरनोवा तवक्को से ज्यादा मध्यम है। ज्यादा मध्यम? इसका क्या मतलब? इसका मतलब था कि वो तवक्को से भी ज्यादा दूर हैं, और वो ज्यादा दूर सिर्फ तभी हो सकते हैं अगर कायनात का फैलाव वक्त के साथ तेज हो रहा हो। ओह, तो कायनात सिर्फ फैल नहीं रही बल्कि एक्सेलरेट कर रही है। बिल्कुल, और इस एक्सेलरेशन की वजाहत के लिए साइंसदानों को वही आइंस्टाइन की गलती यानी लैम्डा वापस लाना पड़ा। लैम्डा वापस आ गया। जी, आज हम इसी लैम्डा को तारीक तवानाई या डार्क एनर्जी कहते हैं। तो ये आइंस्टाइन की गलती नहीं थी? लगता तो यही है। शायद उनकी गलती लैम्डा को गलती कहना था। हैरतअंगेज। तो आजकल हमारी समझ के मुताबिक कायनात किन चीजों से बनी है? ये तारीक तवानाई कितनी है? आज के बेहतरीन अंदाजे ये हैं कि कायनात की कुल तवानाई और मादे का तकरीबन 68% हिस्सा यही तारीक तवानाई है। 68%? जी, और तकरीबन 27% तारीक मादा, डार्क मैटर है। वो भी एक मुअम्मा है। और सिर्फ 5% वो आम मादा है जिससे हम, सितारे, सैयारे सब कुछ बना है। सिर्फ 5%? मतलब 95% कायनात तो हमारे लिए नामालूम है। बिल्कुल, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर हम उन्हें बराह रास्त नहीं देख सकते, सिर्फ उनके असरात महसूस कर सकते हैं।
तो ये तारीक तवानाई कायनात के मुस्तकबिल का फैसला करेगी? वो ओमेगा का क्या किरदार है? हाँ, ओमेगा एक अहम पैमाना है। ये कायनात की कुल डेंसिटी और उसकी ज्योमेट्री, यानी वो फ्लैट है, ओपन है या क्लोज्ड, इसके बारे में बताता है। थ्योरी, खासतौर पे इन्फ्लेशन थ्योरी, कहती थी कि कायनात को फ्लैट होना चाहिए, यानी ओमेगा इक्वल टू 1। लेकिन मादा तो कम मिल रहा था। जी, आम और तारीक मादा मिलाकर भी ओमेगा 1 तक नहीं पहुंच रहा था। साइंसदान परेशान थे। लेकिन जब तारीक तवानाई को इस हिसाब में शामिल किया गया, तो ओमेगा की कद्र तकरीबन 1 हो गई। तो तारीक तवानाई ने थ्योरी और मुशाहिदे का मसला हल कर दिया। बिल्कुल, उसने बताया कि कायनात फ्लैट क्यों है। लेकिन फिर वही सवाल, ये तारीक तवानाई आखिर है क्या? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सच पूछें तो कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। कोई ठोस जवाब नहीं। एक ख्याल है कि ये खाली खला की अपनी तवानाई है, वैक्यूम एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि खाली खला भी बिल्कुल खाली नहीं होता, उसमें वर्चुअल पार्टिकल्स बनते और ख़त्म होते रहते हैं। अच्छा। मसला ये है कि जब थ्योरी से उस वैक्यूम एनर्जी की मिक़दार निकाली जाती है, तो वो मुशाहिदे में आने वाली तारीक तवानाई से 10 की ताकत 120 गुना ज़्यादा आती है। 120 सिफर? जी, ये फिजिक्स की तारीख की सबसे बड़ी डिस्क्रेपेंसी है। सबसे बड़ा फर्क थ्योरी और मुशाहिदे में। ये तो बहुत ही अजीब बात है। तो फिलहाल तारीक तवानाई एक बहुत बड़ा इसरार है। हम जानते हैं कि ये मौजूद है, ये कायनात के फैलाव को तेज कर रही है, ये कायनात का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये है क्या, हमें नहीं मालूम। और इस तेज रफ्तार फैलाव का मतलब है कि मुस्तकबिल में अरबों साल बाद दूर की कहकशाएं? हाँ, वो हमसे इतनी तेजी से दूर हो जाएंगी कि उनकी रोशनी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। वो रोशनी की रफ्तार से भी तेज हमसे दूर जा रही होंगी। वो हमारे लिए कायनाती उफुक से परे चली जाएंगी, हमेशा के लिए नजरों से ओझल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि माजी में भी कायनात के कुछ हिस्से ऐसे ही हमारी पहुंच से बाहर हो गए हों? ये एक बहुत गहरी सोच है। क्या कायनात की तारीख के कुछ बाब ऐसे हैं जो हमसे हमेशा के लिए छुप गए हैं? क्या कायनात की पूरी कहानी जानना हमारे लिए मुमकिन भी है या नहीं? बाब 7 की उन्वान है कायनात मेज पर। मतलब ये कि ये जो सारे केमिकल एलिमेंट्स हैं, जी ये आखिर आते कहाँ से हैं? जी, ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि हमारे आसपास की हर चीज़, बल्कि हम खुद भी इन्हीं कायनाती यानी कॉस्मिक प्रोसेसेस का नतीजा हैं। हाँ, अक्सर लोग यही समझते हैं ना कि सब कुछ जमीन से निकला है। बिल्कुल। लेकिन असल कहानी तो बहुत बड़ी है। ज्यादातर अनासिर सितारों के मरकज में बने हैं, या फिर जब सितारे फटते हैं तब वजूद में आए। अच्छा, तो बिग बैंग में क्या बना था? वो जो कायनात की शुरुआत थी? बिग बैंग में तो सिर्फ सबसे हल्के अनासिर बने थे, हाइड्रोजन, हीलियम और बस थोड़ा सा लिथियम। बाकी सब कुछ, मतलब पीरियोडिक टेबल के ज्यादातर एलिमेंट्स, वो सितारों की देन है। जी हाँ। तो ये पीरियोडिक टेबल सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास की दीवार पर लगी कोई चीज नहीं, ये तो पूरी कायनात की तारीख का एक खुलासा है। हर आंसर की अपनी कहानी है, सितारों की पैदाइश, उनकी जिंदगी और फिर मौत की। ये सितारे बनाते कैसे हैं अनासिर, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जो जिंदगी के लिए इतने अहम हैं? छोटे सितारे जैसे हमारा सूरज, वो अपनी जिंदगी में हाइड्रोजन और हीलियम को फ्यूज करके, मतलब मिलाकर, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे अनासिर बनाते हैं। ठीक, और लोहे जैसे भारी अनासिर, आयरन? उनके लिए बड़े सितारे चाहिए। वो अपनी जिंदगी में फ्यूजन के जरिए हल्के अनासिर को भारी अनासिर में बदलते रहते हैं, तवानाई बनाते हुए। लेकिन लोहे पर आकर क्या होता है? हाँ, जब सितारे का मरकज, उसका कोर, लोहे से भर जाता है ना, तो फ्यूजन का अमल रुक जाता है। रुक जाता है? क्यों? क्योंकि लोहा तवानाई बनाने के बजाय जज्ब करने लगता है, तो बस सितारे की तवानाई का जरिया खत्म, और यहीं से सितारे के खात्मे का आगाज होता है। और फिर वो मरकज अचानक कोलैप्स करता है और एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा? जी, और इसी धमाके में न सिर्फ लोहे से भी ज्यादा भारी अनासिर बनते हैं, बल्कि वो तमाम अनासिर जो सितारे ने अपनी पूरी जिंदगी में बनाए थे, वो सब कायनात में दूर दूर तक बिखर जाते हैं। वाह! तो मतलब हम ये मेज, ये सब कुछ लफ्जी तौर पर सितारों की धूल से बना है, स्टारडस्ट।
बिल्कुल। उसकी एक बड़ी दिलचस्प मिसाल जमीन पर भी है। वो क्या? एक आंसर है इरिडियम। अच्छा। इरिडियम ये जमीन की सतह पर बहुत कम मिलता है, लेकिन शहाबियों में, एस्ट्रॉइड्स में आम होता है। अच्छा। तो तकरीबन 6.5 करोड़ साल पुरानी मिट्टी की एक तह है दुनिया भर में, KPG बाउंड्री कहते हैं, उसमें इरिडियम बहुत ज्यादा मिकदार में मिला है। ओह, तो ये वही वक्त है जब डायनासोर्स खत्म हुए थे? जी बिल्कुल। ये उस बात का बहुत मजबूत सबूत माना जाता है कि इसी वक्त एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया था, जिसने डायनासोर्स की कहानी खत्म कर दी। जबरदस्त। तो ये अनासिर बने, बिखरे। अच्छा, ये तो हुई मादे की कहानी। अब आते हैं बाबे 8 पर, ऑन बीइंग राउंड, यानी कायनात में चीजें गोल क्यों होती हैं? नुकीले कोने तो कम ही नजर आते हैं कुदरती तौर पर। हाँ, ये बुनियादी तौर पर फिजिक्स की वजह से है। छोटे पैमाने पर देखें, जैसे पानी का कतरा है या साबुन का बुलबुला, हाँ। उनमें सरफेस टेंशन, सतह का तनाव कम से कम जगह घेरने की कोशिश करता है, और किसी भी हुजूम के लिए सबसे कम सतह वाला रकबा गोल शक्ल यानी स्फीयर का ही होता है। और बड़ी चीजें, सयारे, सितारे? वहां फिर ग्रेविटी का खेल है। कशिश शुक्ल वो मादे को हर तरफ से अपने मरकज की तरफ खींचती है। यकसां तौर पर? जी, यकसां तौर पर। और सबसे मौसर, सबसे स्टेबल शक्ल जिसमें मादा खुद को तरतीब दे सकता है, वो गोली है। जमीन को ही देख लें, इतने ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी वादियां हैं, लेकिन खला से देखें तो एक हमवार गेंद जैसी लगती है, एक क्यू बॉल की तरह। बिल्कुल। और ये भी दिलचस्प है कि पहाड़ कितने ऊंचे हो सकते हैं, ये भी सैयारे की ग्रेविटी पर मुनहसर है। अच्छा, कैसे? जैसे मरीख को लें, वहाँ ग्रेविटी कम है, तो वहाँ का आतिशफशां ओलिम्पस मोन्स जमीन के माउंट एवरेस्ट से तकरीबन 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। कम ग्रेविटी उसे इतना बड़ा होने देती है। तो ज्यादा ग्रेविटी हो तो चीजें ज्यादा गोल होंगी? एक तरह से, लेकिन छोटी ठोस चीजें जिनकी ग्रेविटी कम हो, जैसे छोटे चांद या एस्ट्रॉइड्स, वो किसी भी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल के हो सकते हैं। जैसे मरीख के चांद हैं फोबोस और डेमोस, वो आलू जैसे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन क्या ग्रेविटी शक्ल को बिगाड़ भी सकती है? हाँ, बिल्कुल बिगाड़ सकती है। अगर कोई चीज बहुत तेजी से घूम रही हो ना, जैसे जमीन? जैसे जमीन या खास तौर पर जुहल, सैटर्न, वो अपनी तेज गर्दिश की वजह से पोल्स पर, कुतबों पर थोड़े चपटे हैं और दरमियान से, इक्वेटर से बाहर को निकले हुए हैं। ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। हमारी कहकशां मिल्की वे, वो भी तो चपटी है, गोल नहीं? जी, वो भी शायद घूमने की वजह से ही है। हो सकता है वो शुरू में गैस का एक घूमता हुआ गोला हो, जो वक्त के साथ चपटा हो गया। और कोई मिसाल जहां ग्रेविटी शक्ल बिगाड़ रही हो? एक तसव्वुर है रॉश लोब का। फर्ज करें 2 सितारे हैं जो एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं। अगर एक सितारा बहुत बड़ा हो या ब्लैक होल हो, तो वो दूसरे छोटे सितारे के मादे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। इस खिंचाव की वजह से छोटे सितारे की शक्ल बिगड़कर आंसू के कतरे जैसी लंबोतरी हो जाती है, गोल नहीं रहती। ओह, तो फिर कायनात में सबसे ज्यादा कामिल गोल चीजें कौन सी हो सकती हैं? परफेक्ट स्फीयर्स? शायद पल्सर। पल्सर्स? ये तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन सितारे हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स, ये क्या होते हैं? ये बहुत बड़े सितारों के सुपरनोवा धमाके के बाद बच जाने वाले इंतहाई कसीफ डेंस कोर्स होते हैं, नाकाबिले यकीन हद तक डेंस। यूं समझें कि सूरज जितना वजन मैनहट्टन शहर जितनी छोटी सी जगह में समा जाए। इतना ज्यादा? जी, और उनकी सतह पर ग्रेविटी इतनी शदीद होती है कि वो किसी भी किस्म की ऊंचाई, किसी भी पहाड़ जैसी चीज को बिल्कुल मक्खन की तरह हमवार कर देती है। शायद ये कायनात की सबसे ज्यादा हमवार और गोल चीजें हैं। जबरदस्त। अच्छा, और कहकशाओं के झुरमुट, गैलेक्सी क्लस्टर्स, उनकी शक्लों का भी कोई मतलब होता है? हाँ, बिल्कुल। कुछ झुरमुट तो बेतरतीब से होते हैं, जैसे अभी बन रहे हों या टकरा रहे हों, लेकिन कुछ काफी गोल होते हैं, जैसे कॉमा क्लस्टर। तो गोल होने का क्या मतलब है? गोल शक्ल आम तौर पर ये बताती है कि उस झुरमुट में कशिश शकल ने अपना काम कर दिया है, वो एक मुस्तहकम, एक रिलैक्स्ड हालत में आ गया है। ऐसे क्लस्टर्स डार्क मैटर जैसी चीजों को समझने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अगर हम सबसे बड़े पैमाने पर देखें,
तो सबसे बड़ा दायरा जो हम जानते हैं वो काबिले मुशाहिदा कायनात है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वो कैसे? क्योंकि हम हर सिमत में देखते हैं तो कहकशाएं हमसे दूर जा रही हैं और एक खास फासले पर जाके उनके दूर जाने की रफ्तार रोशनी की रफ्तार तक पहुंच जाती है। इस हद से आगे हम देख नहीं सकते, तो हमारी कायनात की हद हर तरफ से एक जैसी दूरी पर है, एक बहुत बड़ा दायरा। तो ये सब सोचते हुए कि अनासिर कैसे बनते हैं, फिर ग्रेविटी उन्हें कैसे शक्ल देती है, ये सब जानकर कायनात में कहीं और जिंदगी या पेचीदा साख्तों के इम्कानात के बारे में क्या नए सवाल पैदा होते हैं जहन में? जी, और ये भी याद रखना ज़रूरी है ना कि साइंस में हम चीज़ों को समझने के लिए अक्सर आसान मॉडल बनाते हैं। वो स्फेरिकल काऊ वाला मजाक है ना? हाँ हाँ। तो मॉडल समझने में मदद करते हैं, लेकिन असल हकीकत अक्सर इन मॉडल से कहीं ज़्यादा पेचीदा और दिलचस्प होती है। तो आज हम चैप्टर 9 पर बात कर रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी किताब से। उन्वान है इनविजिबल लाइट, यानी नादीदा रोशनी। जी। बात शुरू होती है विलियम हर्शल से सन 1800 में। वो प्रिज्म इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी को समझ रहे थे। बिल्कुल। न्यूटन ने तो पहले ही बता दिया था कि रोशनी में 7 रंग हैं, रॉय जी बेव। हाँ, लेकिन हर्शल ये जानना चाह रहे थे कि हर रंग की गर्मी कितनी है, टेम्परेचर क्या है। अच्छा। तो उन्होंने हर रंग पर थर्मोमीटर रखा और पता चला कि हाँ, मुख्तलिफ रंगों का दर्जा हरारत वो मुख्तलिफ था। और फिर उन्होंने एक कंट्रोल थर्मोमीटर भी रखा था ना, स्पेक्ट्रम से बाहर लाल रंग के पास। जी हाँ, ये देखने के लिए कि कमरे का दर्जा हरारत क्या है। सोचा तो यही था कि वहाँ रूम टेम्परेचर ही होगा, लेकिन वहाँ दर्जा हरारत लाल रंग से भी ज्यादा निकला। ओह, यही तो डिस्कवरी थी। हर्शल ने मतलब अनजाने में इंफ्रारेड लाइट दरियाफ्त कर ली, जो नजर आने वाले स्पेक्ट्रम से बिल्कुल नीचे है। इंफ्रा का मतलब ही नीचे है। बिल्कुल ल्यूवेनहुक की तरह, जिसने पानी के कतरे में एक पूरी दुनिया दरियाफ्त कर ली थी। सही, एक पूरी नई दुनिया जो आंखों के सामने थी पर नजर नहीं आती थी। और उसके फौरन बाद 1801 में जोहान रिटे ने वायलेट रंग के दूसरी तरफ भी कुछ दरियाफ्त किया। जी, उन्होंने अल्ट्रावायलेट यानी यूवी दरियाफ्त की, एक और नादीदा रोशनी। तो अब हमारे पास पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया। जी बिल्कुल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, फिर वो नजर आने वाली रोशनी रॉयजीबीवी, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज। इन सब में फर्क बुनियादी तौर पर इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का है। हाँ, बुनियादी फर्क यही है, एनर्जी का फर्क है। कम फ्रीक्वेंसी यानी लंबी वेवलेंथ वाली वेव्स जैसे रेडियो वेव्स, उनमें एनर्जी कम होती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी छोटी वेवलेंथ वाली वेव्स जैसे गैमा रेज, उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हाइनरिच हर्ट्ज ने ये समझा था, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज उन्हीं के नाम पर है। जी। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट को इतना वक्त क्यों लगा ये सोचने में कि इन इनविजिबल लाइट को देखने के लिए भी टेलीस्कोप बनाए जा सकते हैं। शायद एक वजह टेक्नोलॉजी की कमी थी, और शायद ये सोच भी कि कायनात ऐसी रोशनी क्यों भेजेगी जो हमारी आंखें ना देख सकें। थोड़ा सा शायद गुरूर हो सकता है। 3 सदियां लग गईं गैलीलियो से हबल तक, टेलीस्कोप का मतलब सिर्फ विजिबल लाइट ही रहा। जी हाँ, हालांकि कायनात में जो बड़े वाकयात होते हैं जैसे सुपरनोवा, सितारे का फटना, वो तो बेवक्त कई बैंड्स में रोशनी खारिज करते हैं। एक्स रेज, गैमा रेज, यूवी, विजिबल लाइट, सब कुछ। और ठंडे होने के बाद भी वो चमकते रहते हैं। जी, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स में। तो अगर हम सिर्फ विजिबल लाइट देखें तो कितना कुछ मिस कर देंगे, जैसे वो 1572 और 1604 वाले सुपरनोवे जो हमारी गैलेक्सी में हुए थे। बिल्कुल, लोगों ने रोशन धमाका तो देखा, लेकिन एक्सरेज या गैमा रेज नहीं देख पाए। इसीलिए अब मल्टी बैंड अप्रोच जरूरी है। जी, अब यही होता है, मुख्तलिफ टेलीस्कोप से मुख्तलिफ बैंड्स में एक ही चीज का डेटा लिया जाता है ताकि पूरी तस्वीर मिले। और टेलीस्कोप का डिजाइन भी वेवलेंथ पर डिपेंड करता होगा ना? लाजिमन। एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो इनके लिए आईने बहुत बहुत स्मूथ चाहिए, जबकि रेडियो वेव्स इतनी लंबी होती हैं कि उनके लिए चिकन वायर जैसी सतह भी आईने का काम कर सकती है। अच्छा, रेडियो एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत भी तो हादसाती थी ना, कार्ल जेंस्की? जी, 1930s में बेल लैब्स में। वो असल में ज़मीनी रेडियो इंटरफेरेंस को स्टडी कर रहे थे,
और इत्तेफाकन मिल्की वे के मरकज से आती रेडियो वेव्स दरियाफ्त कर ली। लेकिन बेल लैब्स ने उन्हें आगे काम नहीं करने दिया उस पर। नहीं करने दिया, लेकिन एक एमेच्योर थे, ग्रोटे रेबर, उन्होंने अपने बैकयार्ड में, मतलब घर के पिछवाड़े में, रेडियो टेलीस्कोप बनाकर जैंस्की की दरियाफ्त को कंफर्म किया और रेडियो स्काई के नक्शे भी बनाए। वाओ! और आज तो बहुत बड़े-बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स हैं। जी हाँ, जैसे चाइना का फास्ट है और अरेज हैं जैसे VLA वेरी लार्ज अरे और ALMA जो चिली के खुश्क पहाड़ों पर है ताकि हवा में पानी के बुखारात माइक्रोवेव सिग्नल्स को खराब ना करे। और स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर है हाई एनर्जी गैमा रेज। जी, वो 1961 में खला से डिटेक्ट हुई। फिर वेला सैटेलाइट्स थे जो असल में न्यूक्लियर टेस्ट्स को मॉनिटर करने के लिए भेजे गए थे। अच्छा, उन्होंने खला की गहराइयों से आते गैमा रे बर्स्ट दरियाफ्त किए, GRBs, जो शायद बहुत दूर के सितारों के फटने या न्यूट्रॉन स्टार्स के टकराने से आते हैं। और एक और हैरानकुन दरियाफ्त थी, टेरेस्ट्रियल गैमा रे फ्लैशेस। हाँ, 1994 में TGFs, ये जमीन पर तूफानी बादलों के ऊपर पैदा होती हैं, बिजली चमकने से जरा पहले। कैसे? शायद तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन्स जब हवा के एटमों से टकराते हैं, तो अभी भी तहकीक जारी है। तो हर्शल की उन अनफिट फॉर विजन रेज से लेकर आज तक हमने कायनात को उसकी असल शक्ल में देखना शुरू किया है, सिर्फ वैसा नहीं जैसा वो नजर आती है। बिल्कुल, उन नादीदा रोशनियों ने हमें कायनात के बारे में वो कुछ सिखाया है जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। सितारों की पैदाइश, गैलेक्सियों का मरकज, बड़ा धमाका, सब कुछ। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो जहन में आता है, क्या अब भी कायनात में कुछ ऐसा है जो हमसे मुकम्मल तौर पर पोशीदा है? कोई ऐसी चीज जिसे डिटेक्ट करने के तरीके वो अभी हमने इजाद ही नहीं किए? ये एक बहुत गहरा सवाल है। कायनात हमेशा हमें हैरान करती आई है। कौन जाने आगे क्या राज खुलेंगे। तो चलिए आज चैप्टर 10 देखते हैं। ये सैयारों के बीच की जो जगह है ना, उसके बारे में है। हमने इस किताब के पिछले चैप्टर्स भी डिस्कस किए हैं। अक्सर लगता है कि सोलर सिस्टम में सैयारों के बीच बस खालीपन है। हाँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये जगह भरी हुई है। मतलब पत्थर हैं, धूल है, बर्फ के गोले हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। और हमारे भेजे हुए स्पेस प्रोब्स भी। बिल्कुल, और मगनातीसी फील्ड्स, ग्रेविटी, वो सब अलग हैं। अच्छा, ये भी बताया गया है कि जमीन रोजाना कोई मका टन मीटियोर से गुजरती है, ज्यादातर रेत के जर्रों जितने। जी हाँ, वो तो एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं। लेकिन अरबों साल पहले शुरू में इतना मलबा था, इतने ज्यादा इम्पैक्ट्स होते थे कि जमीन का क्रस्ट पिघला हुआ रहता था। ओह! और उसी जमाने में वो एक बहुत बड़ा टकराव हुआ। शायद कोई मरीख जितना बड़ा नया बनता हुआ सैयारा, प्रोटोप्लैनेट कह लें, वो जमीन से टकराया। और उससे हमारा चांद बना। हाँ, इसी टकराव से जमीन के क्रस्ट और मेंटल का मटेरियल निकला और वो इकट्ठा होकर चांद बन गया। इसका कोई सबूत भी है? जी, वो जो अपोलो मिशन से चांद के पत्थर लाए गए थे, उनमें आयरन यानी लोहा बहुत कम है। ये उस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि वो जमीन की ऊपरी तहों से बना है, कोर से नहीं। अच्छा, तो ये हैवी बॉम्बार्डमेंट सब सैयारों ने झेली है? बिल्कुल, चांद और मरकरी पर जो क्रेटर्स नजर आते हैं, वो इसी दौर की निशानी है। तो ये सिर्फ सिस्टम बनने का मलबा नहीं है, बल्कि मतलब सैयारों से टकरा के उछलने वाले पत्थर भी घूम रहे हैं। सुना है मर्रीख से भी पत्थर जमीन पर गिरते हैं। हाँ जी, हर साल गिरते हैं। अंदाजन कोई 1000 टन मटेरियल मर्रीख से निकलकर जमीन तक पहुंचता है। 1000 टन? जी, लेकिन ज्यादातर एस्टेरॉइड्स तो वही हैं, मर्रीख और मुश्तरी के बीच में, एस्टेरॉइड बेल्ट में। उनका कुल वजन कितना होगा? वैसे तो सब मिलाकर भी हमारे चांद से कम है, लेकिन मसला ये है कि उनमें से कुछ हजार ऐसे हैं जिनके रास्ते जमीन के मदार को काटते हैं। ओह, ये खतरनाक है। बहुत। 1 किलोमीटर से बड़ा एस्टेरॉइड भी अगर टकराए तो जमीन का इकोसिस्टम तबाह कर सकता है। एस्टेरॉइड बेल्ट के अलावा वो क्वाइपर बेल्ट भी है ना, नेपच्यून से आगे? जी हाँ, क्वाइपर बेल्ट। प्लूटो भी उसी बेल्ट का हिस्सा है। अब उसे खेबियो यानी क्वाइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये वो बर्फीले बाकियात हैं सोलर सिस्टम बनने के वक्त के। और कुछ केबीओज जैसे हेली का कॉमेट अंदर तक आ जाते हैं? बिल्कुल, लंबे चक्कर काटते हुए। और इससे भी बहुत दूर
ओट क्लाउड है। ओवर्ट क्लाउड? हाँ, कॉमेट्स का एक बहुत बड़ा, समझे गोलानुमा जखीरा जो पूरे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है। अच्छा। जो लंबे अरसे बाद नजर आने वाले कॉमेट्स हैं ना, जैसे हेल बॉब था, वो वहीं से आते हैं और ये किसी भी एंगल से आ सकते हैं। तो ये तो हुई पत्थर और बर्फ की बातें, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड्स का क्या? मुश्तरी का फील्ड बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि अगर हम उसे देख सकते तो आसमान पर पूरे चांद से 10 गुना बड़ा नजर आता। वाओ, तो स्पेसक्राफ्ट को मसला होता होगा? जी, डिजाइन करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। फैराडे का असूल है ना, मेटल प्रोब्स में करंट पैदा हो जाता है। अच्छा, और चांद? हमारा चांद भी तो खास है। बिल्कुल, साइज में सूरज का 1400वां हिस्सा, लेकिन फासला भी सूरज के फासले का 1400वां। इसी कमाल के इत्तेफाक की वजह से हमें मुकम्मल सूरज ग्रहण नजर आते हैं। और ये हमेशा एक ही रुख दिखाता है ना? टाइडली लॉक जिसे कहते हैं। जी मुश्तरी के चांद तो और भी अजीब हैं। आयो पे इतने आतिशफिशा हैं। हाँ, वो सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा वोल्केनिकली एक्टिव जगह है। मुश्तरी की ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर गर्मी पैदा होती रहती है। और यूरोपा, जिसके बर्फ के नीचे समंदर हो सकता है, क्या वहां जिंदगी? ये बड़ा सवाल है। शायद अगली बेहतरीन जगह जिंदगी की तलाश के लिए। और प्लूटो का चांद कैरॉन, वो इतना बड़ा और करीब है कि दोनों एक दूसरे को लॉक किए हुए। जी, डबल टाइडल लॉक, एक दूसरे के गिर्द घूमते हुए हमेशा एक ही रुख एक दूसरे की तरफ रखते हैं। वैसे इन चांदों के नाम ज्यादातर यूनानी मिथोलॉजी से होते हैं, लेकिन यूरेनस के चांदों के नाम वो शेक्सपियर से हैं। हाँ, शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के किरदारों पर, एरियल, पक, मिरांडा वगैरह। अच्छा, और सूरज से भी तो कुछ निकलता रहता है, सोलर विंड। जी, हर सेकंड लाखों टन मटेरियल, चार्ज पार्टिकल्स, जब ये जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो पोल्स की तरफ मुड़ जाते हैं। और फिर वो अरोरा, नॉर्दर्न लाइट्स। बिल्कुल, एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन से वो खूबसूरत रोशनियां बनती हैं। हबल ने मुश्तरी और जुहल पर भी देखी हैं। जमीन का एटमॉस्फेयर भी तो है जो सैटेलाइट्स पर ड्रैग डालता है। हाँ, जो नीचे वाले मदार में होते हैं 100-400 मील ऊपर, लेकिन अगर डेंसिटी के हिसाब से देखें तो हजारों मील तक फैला है। 23,000 मील ऊपर वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो जमीन के साथ घूमते हैं। और ग्रेविटी, वो तो कभी खत्म नहीं होती न्यूटन के मुताबिक। मुश्तरी की ग्रेविटी तो हमें बचाती भी है। एक तरह से ग्रेविटेशनल शील्ड है, बहुत से खतरनाक कॉमेट्स को अपनी तरफ खींच लेता है या उनका रास्ता बदल देता है। और हमने खुद भी सैयारों की ग्रेविटी इस्तेमाल की है ना, स्पेस प्रोब्स को भेजने के लिए। जी, ग्रेविटेशनल असिस्ट या स्लिंगशॉट। कैसिनी प्रोब ने जुहल तक पहुंचने के लिए कई सैयारों से मदद ली थी। अच्छा, वैसे ये एस्टेरॉइड्स के नाम कौन रखता है? जो उन्हें दरियाफ्त करते हैं। अब तो लाखों में हैं, कुछ के नाम तो काफी दिलचस्प हैं। जेम्स बॉन्ड, सांता। हाँ, वाकई। अच्छा, तो ये सब कुछ हमारे आसपास की स्पेस में चल रहा है। अब अगर हम अपना फोकस यहाँ से हटाकर वापस जमीन पर लाएं, लेकिन बहुत दूर से देखें तो? ये चैप्टर 11 का मौजू है, एक्सोप्लैनेट अर्थ। जी, मतलब अगर हम जमीन को किसी दूसरे सैयारे के गिर्द घूमते हुए सैयारे की तरह देखें तो क्या नजर आएगा? जेट से तो तफसील खत्म हो जाती है। स्पेस स्टेशन से भी शहर दिन में मुश्किल से पहचाने जाते हैं, रात को रोशनियां दिखती हैं। हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो बिल्कुल नजर नहीं आती, लेकिन वो कुवैत के तेल के कुओं की आग 1991 या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का धुआं 2001 नजर आया था। कुदरती चीजें ज्यादा नुमायां होती हैं, जैसे तूफान, बर्फतूदा। चांद से मौसम के पैटर्न नजर आ जाते हैं, मरीख से शायद बरे-आज़मों के किनारे। और नेपच्यून से वो कार्ल सेगन वाला पेल ब्लू डॉट, सूरज की चमक में एक हल्का नीला नुक्ता। तो अगर कोई एडवांस्ड एलियन तहजीब हमें देखे, इस नीले नुक्ते से क्या अंदाजा लगाएगी? शायद पानी, नीला रंग समंदरों की वजह से। साहिली लकीरें माया पानी का सबूत देंगी। बर्फानी टोपियां, 24 घंटे का दिन, मौसम, ये सब शायद नजर आ जाए। लेकिन जमीन को बराह रास्त देखना तो बहुत मुश्किल होगा सूरज की रोशनी की वजह से। बिल्कुल, जैसे किसी तेज सर्च लाइट के पास मच्छर को देखना। वो शायद दूसरे तरीके इस्तेमाल करें। जैसे सूरज में हल्की सी लड़खड़ाहट नोट करना, जो जमीन की ग्रेविटी की वजह से होती है। या फिर सूरज की रोशनी में एक रेगुलर हल्की सी कमी देखना जब जमीन उसके सामने से गुजरती है। ट्रांजिट मेथड। जी, ट्रांजिट मेथड। केपलर टेलीस्कोप ने यही इस्तेमाल किया। जमीन सूरज की कोई 10,000वें हिस्से जितनी रोशनी रोकती है। ये तो बहुत कम है। लेकिन डिटेक्ट हो सकती है। अच्छा, और हमारी रेडियो वेव्स,
टीवी, रेडियो, रेडार, हम तो बहुत शोर मचा रहे हैं। हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसीज में जमीन काफी रोशन है। ये टेक्नोलॉजी का सबूत हो सकता है। लेकिन क्या वो इसे कुदरती नहीं समझ सकते? मुश्तरी भी तो रेडियो वेव्स निकालता है। बिल्कुल, ये एक इम्कान है। याद है जब पल्सर दरियाफ्त हुए थे 1967 में, तो पहले उन्हें लिटिल ग्रीन मैन के सिग्नल समझा गया था। हाँ, तो शायद सबसे पक्का तरीका वो केमिस्ट्री वाला है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी, यानी एटमॉस्फेयर के केमिकल फिंगरप्रिंट्स लेना। जब जमीन सूरज के सामने से गुजरती है तो सूरज की कुछ रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर से होकर उन तक पहुंचेगी। और उस रोशनी में हमारे एटमॉस्फेयर के केमिकल्स अपनी निशानी छोड़ देंगे, बायोमार्कर्स। बिल्कुल, कुछ मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या पानी तो आम हैं, लेकिन कुछ जिंदगी की खास निशानी हो सकते हैं। जैसे मीथेन। मीथेन भी एक बायोमार्कर है। जमीन पर इसका बड़ा हिस्सा तो इंसानी सरगर्मियों या हयातियाती अमल से बनता है, लेकिन मरीख या टाइटन पर इसका सोर्स गैर हयातियाती भी हो सकता है। तो सबसे अहम क्या है? शायद फ्री ऑक्सीजन। हमारे एटमॉस्फेयर का 5वां हिस्सा ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है ना? तो इसका इतनी मिकदार में मुसलसल मौजूद होना ये बताता है कि कोई चीज इसे लगातार बना रही है। बिल्कुल, जमीन पर यह काम जिंदगी करती है, फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो ऑक्सीजन जिंदगी का एक बहुत मजबूत इशारा हो सकता है। अच्छा, और क्या? इंसानी टेक्नोलॉजी का एक और निशान शायद रात को हमारी सोडियम स्ट्रीट लाइट से निकलने वाली सोडियम की मखसूस रोशनी हो। ओ, लेकिन फिर अगर वो हमारे स्मॉग यानी फिजाई आलूदगी के केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को भी डिटेक्ट कर लें तो वो क्या सोचेंगे? क्या ये इंटेलिजेंट लाइफ की निशानी है, या शायद वो सोचे कि यहाँ कोई समझदार मखलूक नहीं रहती? ये तो है। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं और अंदाजा है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे में अरबों जमीन जैसे सैयारे हो सकते हैं। जी, और जिंदगी की तलाश ही इस सारी तहकीक का मरकज है। लेकिन कौन से केमिकल सिग्नेचर सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि ज़हीन जिंदगी की तरफ इशारा करते हैं, खासतौर पर जब हमारा अपना सैयारा टेक्नोलॉजी के साथ साथ पोल्यूशन जैसे मिले जुले सिग्नल भेज रहा है। ये सोचने वाली बात है। तो आज हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी के बाब 12 पर। उन्वान है कॉस्मिक पर्सपेक्टिव यानी कायनाती नुक्ता नज़र। जी बिल्कुल। क्या ज़बरदस्त ख्याल है ये कि कायनात को समझना वो हमें अपने आप को और आप कह लें ज़मीन पर अपनी जगह को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देखने पर मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ साइंसदानों के लिए नहीं है। मेरा मतलब है हाँ, ये हर उस शख्स के लिए है जो सोचता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये सोचना, ये पर्सपेक्टिव, ये एक तरह की लग्जरी है। अच्छा, उन लोगों के लिए जिन्हें आप कह लें रोज़ की रोटी की फिक्र नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। हाँ, ये बात तो है। यही एक वो क्या कहते हैं तजाद सा आ जाता है कि जब हम इतनी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कहकशाएं फैल रही हैं, डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, जी जी। तो क्या हम ये जो ज़मीन के मसाइल हैं, गुर्बत, जंग, क्लाइमेट चेंज, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं? मुसन्निफ खुद मानता है कि हाँ, कभी कभी वो ऐसा कर जाता है। जी, ये एक आप कह लें बहुत अहम सवाल है, लेकिन शायद यही बड़ा पर्सपेक्टिव, ये कॉस्मिक पर्सपेक्टिव हमें ये समझने में मदद देता हो कि हमारे बहुत से झगड़े, हमारे मसाइल वो अक्सर सिर्फ इंसानी अना, ह्यूमन ईगो की वजह से होते हैं। कैसे? जैसे कोई बड़ा समझदार शख्स बच्चों को छोटी छोटी बातों पर लड़ते देखता है ना, हाँ, तो शायद कायनाती नज़र से देखें तो हमारे बड़े बड़े मसले भी वैसे ही लगें। क्या हम इज्तिमाई तौर पर अभी इतने मैच्योर हुए हैं? ये बड़ी दिलचस्प बात है। किताब में वो न्यूयॉर्क के हिडन प्लानिटेरियम की मिसाल भी है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। जहां वो कायनात की वुसअत देखकर एक साइकोलॉजी प्रोफेसर थीं, उन्हें तो शदीद किस्म की बेवकारी यानी इनसिग्निफिकेंस महसूस हुई। जी। लेकिन मुसन्निफ कहता है कि नहीं, मुझे तो इससे जुड़ा हुआ कनेक्टेड महसूस होता है, बड़ा महसूस होता है कि वाह, इंसानी दिमाग ये सब समझ पा रहा है। ये दोनों ही रद्द अमल मुमकिन है मेरे ख्याल में। शायद। लेकिन मुसन्निफ का जोर इस बात पर है कि हमारा ईगो वो पहले ही कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। अच्छा। वो अपनी मिसाल देता है ना कि जब उसे पता चला कि उसके अपने जिस्म में वो कॉलन के 1 सेंटीमीटर में ओह हाँ, पूरी दुनिया की कुल इंसानी आबादी से ज्यादा बैक्टीरिया हैं, अरे वाह। तो कहता है मेरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया।
ये एहसास के हम फितरत का हिस्सा हैं, उससे ऊपर या अलग नहीं है। सही कहा। और फिर वो जहानत वाला मुवाजना, हम समझते हैं हम चिंपैंजी से को बहुत ही ज्यादा ज़हीन है, हाँ, हालांकि जिन्याती फर्क कितना कम है। बिल्कुल। तो वो कहता है जरा सोचें, अगर कोई मखलूक हमसे इतनी ही ज्यादा ज़हीन हो जितने हम चिंपैंजी से, ओहो। तो हमारे बड़े बड़े कारनामे, हमारा आर्ट, साइंस, सब कुछ उनके लिए शायद बच्चों की ड्राइंग जैसा हो। हाँ, बिल्कुल। ये सब ईगो सॉफ्टनर्स हैं, मुसन्निफ के बकौल, अना को नरम करने वाली चीजें। हाँ, जैसे वो पानी के गिलास वाली मिसाल, कि एक गिलास पानी में इतने मोलिक्यूल्स हैं जितने दुनिया के तमाम समुद्रों में पानी के गिलास नहीं। यानी हम सब ने, आपने, मैंने शायद सुकरात का पिया हुआ पानी पिया हो, या चंगेज खान का। ओ, यही हवा का है। और ये कि कायनात में सितारों की तादाद जमीन के तमाम साहिलों पर रेत के जर्रों से ज्यादा है। ये तो दिमाग घूम जाता है सुनकर। बिल्कुल। और ये पर्सपेक्टिव हमें सिर्फ स्पेस में नहीं देखता, ये तो टाइम में भी पीछे ले जाता है। कैसे? कि जब हम दूर की कहकशां देखते हैं तो वो रोशनी लाखों साल पहले चली थी, तो हम उसका माजी देख रहे होते हैं। हाँ, ये तो है। और सबसे बढ़कर ये हमें बताता है कि हम बने किस चीज से हैं। किससे? उन्हीं कीमियाई अनासिर से जो सितारों के अंदर बने थे, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अच्छा, यानी हम सितारों की धूल हैं, स्टारडस्ट। बिल्कुल, कायनात हम में बसती है। और इसी से जुड़ा वो पेंसपर्मिया का नजरिया भी है शायद। हाँ, कि जिंदगी शायद मरीख से जमीन पर आई हो किसी शहाबे साकिब के जरिए। सदियों से यही तो हो रहा है। कायनाती दरियाफ्तों ने हमारी खुद साख्ता अहमियत कम की है। सही। पहले जमीन कायनात का मरकज नहीं रही, फिर सूरज भी आम सा सितारा निकला, फिर हमारी कहकशां भी अरबों में से एक निकली। और अब मल्टीवर्स का नजरिया कि शायद एक नहीं बहुत सी कायनातें हैं। बिल्कुल। ये सब जानकर एक आजिज़ी आती है, ह्यूमिलिटी। हाँ, ये एक रूहानी एहसास है, लेकिन किसी खास मजहब से नहीं जुड़ा हुआ। ठीक कहा। ये पर्सपेक्टिव जहन खुला रखता है, छोटी बातों से ऊपर उठाता है। और ये याद दिलाता है कि ये जमीन, ये पेल ब्लू डॉट कितनी कीमती है, हमारा वाहिद घर। फिलहाल तो यही है। मुसन्निफ आखिर में इसी बात पर जोर देता है कि ये जुस्तजू, कायनात को जानने की ये कोशिश, ये जारी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये तजस्सुस खत्म हो गया तो शायद हम वापस उसी तंग नजरिए में गिर जाएंगे कि हम ही मरकज हैं, सब कुछ हमारे लिए है। और उस तंग नजरी के साथ फिर वही वसाइल की जंग, तासुबात। शायद। तो सवाल ये है कि क्या ये कायनाती पर्सपेक्टिव सिर्फ एक दिलचस्प साइंसी मशगला है, या फिर इंसानी तहजीब की बका और आप कह लें एनलाइटनमेंट के लिए भी ज़रूरी है? ये सोचने की बात है।